हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय क्लास। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आपकी स्टडी के साथ साथ आप अपनी हेल्थ का भी ध्यान रख रहे होंगे। सो दोस्तों, आज जो हम चैप्टर करने जा रहे हैं उसका नाम है थ्योरी बेस ऑफ अकाउंटिंग। यस, ये चैप्टर प्योर थ्योरी होने वाला है, बट बहुत इसके साथ साथ ये बहुत ही इंफॉर्मेटिव होने वाला है। अगर आप इस चैप्टर को बहुत अच्छे तरीके से कर लेते हो तो आपके आने वाले चैप्टर्स आपके लिए बहुत ईजी हो जाएंगे, क्योंकि ये आने वाले चैप्टर्स के लिए एक बेस है। अगर बेस स्ट्रांग हुआ तो आगे आने वाले चैप्टर्स में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। सो लेट्स स्टार्ट। थ्योरी बेस ऑफ अकाउंटिंग में हम जो करेंगे वो हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं इसके अंदर? हम इसके अंदर पढ़ेंगे अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। अकाउंटिंग प्रिंसिपल, इसके अंदर हम पढ़ेंगे कॉन्सेप्ट्स, इसके अंदर हम पढ़ेंगे एंड कॉन्वेंशंस। commonly known as GAAP, generally accepted accounting principle, means are the basic rules that define parameter and constants within which account operates. So हम अपने थ्योरी बेस ऑफ अकाउंटिंग में क्या पढ़ने वाले हैं? हम इसके अंदर पढ़ेंगे अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, हम इसके अंदर पढ़ेंगे कॉन्सेप्ट्स, हम इसके अंदर पढ़ेंगे कॉन्सेप्ट। एक्चुअली इसको जनरली किस नाम से जाना जाता है? गैप नाम से जाना जाता है, जो कि क्या करते हैं, बेसिक रूल्स डिफाइन करते हैं कि भाई ये पैरामीटर है, इसके अकॉर्डिंग ही आपको क्या करने हैं, अपने अकाउंट्स मेंटेन करने हैं। बहुत आसान भाषा में अगर मैं बताऊं, ये ऐसे कुछ रूल्स होने वाले हैं जिसके बेस पर आपकी पूरी अकाउंटिंग टिकी पड़ी है। पहले दिक्कत क्या होती थी भाई, कोई बिजनेस किसी अलग तरीके से अकाउंट बना रहा है, कोई बिजनेस किसी अलग तरीके से अकाउंट बना रहा है, तो ऐसे यूनिफॉर्मिटी नहीं होती थी। यूनिफॉर्मिटी नहीं होने के चक्कर में उसको समझना किसी और पर्सन के लिए, किसी थर्ड पर्सन के लिए बहुत मुश्किल हो जाता था। उसके बाद कुछ प्रिंसिपल्स बनाए गए, कुछ कॉन्सेप्ट्स बनाए गए, कुछ कन्वेंशंस बनाई गई, जो कि क्या करते हैं, डिफाइन करते हैं पैरामीटर का, अकाउंटेंट के पैरामीटर को, कि अकाउंटिंग इसी तरीके से बनेंगे। सो आपने देखा कि हमने इस चैप्टर में अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स पढ़ने हैं, कॉन्सेप्ट्स पढ़ने हैं, कन्वेंशंस पढ़नी है। उसके बाद जो सबसे पहला नाम आया इसके अंदर हमें क्या पढ़ना है? अकाउंटिंग प्रिंसिपल। अकाउंटिंग प्रिंसिपल क्या होता है? एक्चुअली ये होता है अकाउंटिंग प्रिंसिपल आर द रूल्स। क्या होता है? रूल्स अडॉप्टेड बाय अकाउंटेंट universally while recording accounting transaction, for example assets, liabilities, income, एक्सपेंसेस एक्सेट्रा। मतलब अकाउंटिंग प्रिंसिपल का सिंपल से वो बेसिक रूल्स हैं जो कि कौन अडॉप्ट करता है? अकाउंटेंट अडॉप्ट करता है यूनिवर्सली। मतलब वो इंडिया का अकाउंटेंट हो, वो अमेरिका का अकाउंटेंट हो, वो रशिया का अकाउंटेंट हो, ये कुछ कॉमन से क्या बना दिए? प्रिंसिपल बना दिए। इन्हीं के बेस पर वो अपनी अकाउंटिंग रिकॉर्ड करेंगे। जैसे अकाउंटिंग में आप कोई भी एसेट खरीदते हैं, लायबिलिटीज आती है, कोई खर्चा होता है, कोई इनकम होती है, कोई खर्चा होता है, इनको किस बेसिस पे रिकॉर्ड करेंगे? वो अकाउंटिंग प्रिंसिपल के बेसिस पे रिकॉर्ड करेंगे। अब इसके अंदर हमारे पास दो पार्ट आते हैं। हमारे पास आते हैं फंडामेंटल अकाउंटिंग अजम्पशन, फंडामेंटल अकाउंटिंग अजम्पशंस, और दूसरा होता है हमारा अकाउंटिंग प्रिंसिपल। भाई अकाउंटिंग प्रिंसिपल
कह सकते हो आप, या अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट कह दो, अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स। अकाउंट बेसिक अकाउंटिंग असम्पशंस हमें क्या बताते हैं, हमें ये बताते हैं कि हम जब अकाउंट करेंगे तो कुछ हमारे असम्पशंस होंगे, उन असम्पशंस के बेस पर हम क्या करेंगे, अपनी अकाउंटिंग करेंगे। ये मैं अपने पार्ट फर्स्ट में थ्योरी बेस्ड अकाउंटिंग के पास फर्स्ट में हम कर चुके हैं, जो कि है हमारे पास गोइंग कंसर्न असम्पशन, गोइंग कंसर्न असम्पशन। दूसरा हमारे पास कंसिस्टेंसी असम्पशन, और फिर है हमारे पास थर्ड वन एक्यूरल असम्पशन। ये तीन हमारे पास फंडामेंटल अकाउंटिंग असम्पशंस थे। इन तीनों के बेस पर हम अपने क्या करेंगे, अकाउंटिंग बनाएंगे। अब आज की क्लास हमारी पूरी होने वाली है अकाउंटिंग प्रिंसिपल को समझने के लिए। सो मैं आपको एक बार और बता देता हूं, इस अकाउंटिंग में थ्योरी बेस ऑफ अकाउंटिंग में हम अकाउंटिंग प्रिंसिपल पढ़ेंगे। अकाउंटिंग प्रिंसिपल हमें सिंपल ये बताता है कि आपको अपने अकाउंटिंग के कुछ बेसिक रूल्स हैं, उनके बेस पर ही आपको अपनी अकाउंटिंग करनी है। सो हम अपना अकाउंटिंग प्रिंसिपल या अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट पार्ट स्टार्ट करते हैं। मैं इसको रफ कर देता हूं। हम स्टार्ट करते हैं इसको दो पार्ट में कर लेते हैं, क्योंकि इसके बाद हमारे पास 11 ऐसे प्रिंसिपल्स या कॉन्सेप्ट हैं जिनको हम करने वाले हैं स्टेप बाय स्टेप। सबसे पहला जो है हमारे पास, वो है हमारे पास अकाउंटिंग एंटिटी। अकाउंटिंग एंटिटी के नाम से भी जानते हैं इसको, या बिजनेस एंटिटी या सेपरेट लीगल एंटिटी। एंटिटी का मतलब क्या होता है, पहचान। एंटिटी का मतलब होता है पहचान। मैं आपको इसको समझाता हूं एक एग्जांपल से। जैसे कि मान लो यहां पे कोई पर्सन है, फॉर एग्जांपल यहां पे सलमान है, सलमान खान ने आज एक बिजनेस शुरू करा। वो बिजनेस मान लो है एक बिजनेस स्टार्ट करा, कोई भी बिजनेस हो, किसी भी चीज का बिजनेस हो, फॉर एग्जांपल वो मैन्युफैक्चरिंग का बिजनेस हो, ट्रेडिंग का बिजनेस हो, कोई भी बिजनेस स्टार्ट करा है, ये बिजनेस है, ठीक है। अब ये सलमान खान है, इसने इस बिजनेस में फॉर एग्जांपल 10 करोड़ रुपए लगाए बिजनेस में, तो ये बिजनेस हुआ सलमान खान इंटरप्राइजेस। अब बात आती है इस कॉन्सेप्ट की। ये कॉन्सेप्ट आपको ये कहता है जो भी ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होगी, देखो जो भी आपके बिल्स, जो भी खर्चे होंगे, जो भी इनकम होगी, किसके नाम पे रिकॉर्ड होनी चाहिए, वो सलमान खान के नाम पे रिकॉर्ड होनी चाहिए या वो बिजनेस के नाम पर रिकॉर्ड होनी चाहिए। यस, ये कॉन्सेप्ट बताता है ये दोनों अलग अलग एंटिटी है। सलमान खान एक अलग पहचान है, बिजनेस एक अलग पहचान है। अगर आपको कोई भी बिजनेस की एंटिटी, मतलब कोई भी आपको ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करनी है, कोई भी एंट्री रिकॉर्ड करनी है, वो आप किसके नाम पे करेंगे, सलमान खान इंटरप्राइजेस। जो आपका बिल कटेगा वो किस नाम पे कटेगा, सलमान खान इंटरप्राइजेस। फॉर एग्जांपल अगर हम परचेज करेंगे तो हम लिखेंगे सलमान खान के बिजनेस का नाम, ना कि सलमान खान का नाम। हो सकता है इसके बिजनेस का नाम कुछ और हो, मैं डालता हूं इसके बिजनेस का नाम है एसके इंटरप्राइजेस। एसके इंटरप्राइजेस से उसका बिजनेस है, इस नाम से बिजनेस है, तो जिस नाम से उसका बिजनेस होगा सारी की सारी ट्रांजैक्शन को किस नाम से रिकॉर्ड कराया जाएगा, एसके इंटरप्राइजेस के नाम से रिकॉर्ड कराया जाएगा, ना कि सलमान खान के नाम से। मींस अगर इस बिजनेस में कोई भी चीज, कोई भी खर्चे करे जाते हैं, वो किसके नाम से होंगे, सलमान खान के नाम से नहीं होंगे, उसके बिजनेस के नाम से होंगे। हो सकता है उसका बिजनेस का नाम कुछ अलग हो, उसके नाम से क्या करे जाएंगे, रिकॉर्ड करे जाएंगे। तो सिंपल हम बात करें अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल या कॉन्सेप्ट, अकॉर्डिंग टू दिस कॉन्सेप्ट, एंट्रीज आर रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट फ्रॉम business point of view. Yes,
जो भी आप अकाउंट में एंट्री रिकॉर्ड करोगे ना, वो बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से रिकॉर्ड करी जाएगी, ऑनर के नाम से नहीं। ऑनर की पहचान अलग होती है। अकाउंटिंग करते समय हमेशा याद रखना, अकाउंटिंग करते समय, ड्यूरिंग अकाउंटिंग, जब भी अकाउंटिंग करेंगे, ड्यूरिंग अकाउंटिंग, जो ऑनर होगा उसकी पहचान अलग होगी बिजनेस से, उसकी पहचान अलग होगी बिजनेस से। जो भी ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करा जाएगा, जो भी एंट्रीज को रिकॉर्ड करा जाएगा, वो बिजनेस के नाम से रिकॉर्ड करा जाएगा, ना कि ऑनर के नाम से नहीं रिकॉर्ड करा जाएगा। जैसे अगर ये खर्चा करते हैं, मान लो इन्होंने गुड्स खरीदे, बिजनेस ने क्या करा, गुड्स खरीदा, तो जो गुड्स होंगे जब हम खरीदेंगे तो हम किस नाम पर अपने खर्चे को डालेंगे, हम डालेंगे अपने नाम पर, बिजनेस के नाम पर, ना कि ऑनर के नाम पर। आई होप आपको ये समझ में आ गया। अब हमारा दूसरा कॉन्सेप्ट है, वो है हमारा मनी मेजरमेंट कंसेप्ट, मनी मेजरमेंट प्रिंसिपल। मनी मेजरमेंट प्रिंसिपल या कॉन्सेप्ट आप कुछ भी बोल सकते हो। मनी मेजरमेंट प्रिंसिपल सिंपल आपको यह बताता है, किसी भी चीज को अगर आप मनी में मेजर कर सकते हो, आप उसी को अपने अकाउंटिंग में रिकॉर्ड करोगे। जिसको मनी में मेजर नहीं कर सकते हैं उसको आप रिकॉर्ड नहीं करोगे। सो सिंपल, अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल, अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल, ट्रांजैक्शन एंड इवेंट्स that can be measured in money terms, are recorded। जैसे कि अगर आपको गुड्स खरीदने हैं, मान लो आपने गुड्स खरीदे, आपने क्या करे, गुड्स खरीदे। अब गुड्स आपने 5 लाख रुपीस में खरीदे, तो इसको क्या है, इसकी मॉनेटरी वैल्यू है कि 5 लाख के ये गुड्स हैं, तो इसका रिकॉर्ड हम अकाउंटिंग में करेंगे। बट कोई ऐसी चीज जैसे ह्यूमन रिसोर्सेज, जैसे कि मैं बात करूं, गुड्स तो आपने रिकॉर्ड करनी है, गुड्स की वैल्यू थी 5 लाख, तो आप इसको रिकॉर्ड करोगे, ठीक है। बट अगर मैं बात करूं ह्यूमन रिसोर्सेज, अगर क्या ह्यूमंस को खरीदा जा सकता है, क्या उसकी वैल्यू लगा सकता है कोई इंसान? नहीं, ह्यूमंस की कोई वैल्यू नहीं होती, उसके काम की वैल्यू होती है, तो ह्यूमन की कोई वैल्यू नहीं होती। इसलिए आपने कभी भी नहीं देखा होगा कि ह्यूमन को हमने दिखा रखा हो किसमें, अपने अकाउंटिंग में। यस, तो ये प्रिंसिपल सिंपल सा ये कहता है कि जिसको आप मनी में मेजर कर सकते हो, कोई भी चीज जो मनी में मेजर हो सकती है, जिसको मनी में नाप सकते हैं, उसको मेजर कर सकते हैं, उसी को आप क्या करोगे, रिकॉर्ड करोगे। कोई भी चीज हो गई, ठीक है, जैसे सैलरी हो गई, वेजेस हो गए, ये सारे मनी में मेजर कर सकते हैं, तो सारे रिकॉर्ड होंगे। जिनको आप मनी में मेजर नहीं कर सकते उनको रिकॉर्ड नहीं करोगे। सो अब हम अपने थर्ड पॉइंट की तरफ आते हैं, विच इज अकाउंटिंग पीरियड प्रिंसिपल। देखो, अकाउंटिंग पीरियड प्रिंसिपल ये बताता है आपको जो बिजनेस है, देखो आप आज आपने यहां बिजनेस स्टार्ट करा, ठीक, अब आप उसको 10 साल तक चलाओगे, तो क्या 10 साल में, सिर्फ 10 साल में एक बार बनाओगे, या सिर्फ एक दिन का बनाओगे, एक महीने का बनाओगे, एक साल का बनाओगे, 2 साल का बनाओगे, 4 साल का बनाओगे? भाई एक पीरियड होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? यस, एक पीरियड होना चाहिए, ताकि हम क्या कर सके, कंपैरिजन कर सके कि हमारे अकाउंटिंग कैसा चल रहा है, और टाइम टू टाइम हम अपने बिजनेस के बारे में पता लगा सके कि हमारा बिजनेस सही चल रहा है, खराब चल रहा है, तो उसके रीजंस क्या क्या है, वो हम पता लगा सके। इसलिए एक पीरियड फिक्स करा जाएगा कि इतने पीरियड की अकाउंटिंग बनेगी, ताकि वो बाद में आगे चल के कंपैरिजन के भी काम आए। समझ में आ रहा है? एक और बार मैं बताता हूं, जैसे अब ये 10 साल का आपका बिजनेस चलेगा, तो जो 10 साल को आपने क्या करा, 12 महीने में 10 साल को आपने डिवाइड कर दिया कितने में, 12 महीने के पीरियड में, कि 12 महीने का आपका पीरियड रहेगा, 1 साल का पीरियड रहेगा, उसमें आपने इसको डिवाइड कर दिया। जैसे कि मैं आपको बताऊं, अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल, लाइफ ऑफ बिजनेस, आप क्या करते हो, लाइफ ऑफ बिजनेस इज
ब्रोकन, क्या करते हो, ब्रोकन इनटू स्मॉलर पार्ट, स्मॉलर पीरियड ऑफ 12 मंथ known as accounting principle। आप मुझे बताओ तो क्या करते हो, लाइफ ऑफ बिजनेस ब्रोकन इनटू स्मॉल पार्ट्स ऑफ पीरियड ऑफ 12 मंथ, मतलब आपने अगर अपने बिजनेस को, आपका बिजनेस की लाइफ अगर 10 साल की है, 10 ईयर है, तो आप इस 10 ईयर को क्या करते हो, हर 12 महीने के पीरियड में इसको क्या कर देते हो, डिवाइड कर देते हो, ताकि 12 महीने का एक पीरियड बन सके, अकाउंट उसके बन सके, फिर अगले 12 महीने के। इससे आप, एक तो आपको कंपैरिजन करने में हेल्प होगा, दूसरा आपके रीजंस, आपके लॉस हो रहे, प्रॉफिट हो रहे, तो क्या रीजन है, ऐसे क्या हमने करा है जो हमें वो लॉस या प्रॉफिट हो रहे हैं। सो आप अपने बिजनेस की लाइफ को स्मॉल पार्ट्स में डिवाइड कर देना, एक पीरियड बना देना उसका, एक फिक्स पीरियड। अच्छा, दो फिक्स पीरियड कितने भी मंथ्स का हो सकता है, वो 15 महीने का हो सकता है, वो 10 महीने का हो सकता है, वो 6 महीने का हो सकता है, बट क्योंकि सबसे बेस्ट 12 मंथ का होता है, इसलिए हमेशा 12 मंथ लिया जाता है। अब आपका नेक्स्ट पॉइंट है फुल डिस्क्लोजर प्रिंसिपल। फुल डिस्क्लोजर प्रिंसिपल, देखो ये प्रिंसिपल ये कहता है जो भी लीगल चीजें हैं जो आपको बता रखा है कि आपको शो करना है वो चीज, और जो आपके बिजनेस के लिए अच्छी है, वो सारी मटेरियल और इंपॉर्टेंट चीजें आपको क्या करनी है, डिस्क्लोज करनी है। वो सारी अकाउंटिंग से रिलेटेड चीजें, इंफॉर्मेशन आपको क्या करना है, डिस्क्लोज करना है। डिस्क्लोज करना मतलब बताना है आपने अकाउंटिंग के बारे में कि आपके स्टॉक घट रहे हैं, उनका रीजन क्या है, आपने इस साल क्या परचेज करा है, आपके ऊपर कितने, आपके बिजनेस के ऊपर क्या क्या केसेस चल रहे हैं, ये सारी इंफॉर्मेशन आपको क्या करनी है, अपने अकाउंटिंग में बतानी है। सो अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल देयर शुड बी complete reporting on the financial statement of all significant information relating to economic affair of business, मतलब बहुत सिंपल, आपको क्या करनी है, कंप्लीट रिपोर्टिंग करनी है। जो भी बिजनेस के बारे में एक एक चीज आपको क्या करनी है, वो रिपोर्ट करनी है ऑन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ सिग्निफिकेंट इंफॉर्मेशन, ऑन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ ऑल सिग्निफिकेंट इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू इकोनॉमिक अफेयर ऑफ बिजनेस, मतलब बिजनेस से रिलेटेड कोई भी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है वो आपको क्या करनी है, रिकॉर्ड करनी है। इसमें आप एक चीज और बता सकते हो कि अपार्ट फ्रॉम लीगल रिक्वायरमेंट, जो आपको लीगली तो बतानी है, गुड अकाउंटिंग practice require all material and significant information to be disclosed, मतलब सिंपल से अगर जो कानून ने बोल रखा है, जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के रूल्स ने बोल रखा है, वो तो आपको लीगल रिक्वायरमेंट तो लीगली है, वो तो आपको करना ही करना है। इसके साथ साथ गुड अकाउंटिंग प्रैक्टिस रिक्वायर ऑल मटेरियल सिग्निफिकेंट इंफॉर्मेशन टू बी डिस्क्लोज। अगर आपको एक अच्छी अकाउंटिंग करनी है तो सारे सिग्निफिकेंट एंड मटेरियल का मतलब है इंपॉर्टेंट, मटेरियल का मतलब क्या है, इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन को क्या करना, आपको बताना पड़ेगा, ठीक है। जैसे कि
आपके गुड्स किस जैसे आपकी टर्नओवर डाउन होती है, मतलब सेल्स आपकी कम होती है, तो वो आपको बताना पड़ेगा कि पिछले साल से हमारी इस साल सेल्स डाउन हुई है। आपका उसको कंपैरिजन भी बताना पड़ेगा कि क्या क्या इफेक्ट पड़ रहे हैं। सो हम अपने नेक्स्ट पार्ट की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट पार्ट हम ऊपर ही करते हैं। अपने नेक्स्ट पार्ट जो हमारा होने वाला है, नेक्स्ट पार्ट होगा हमारे पास मटीरियल प्रिंसिपल। नेक्स्ट पार्ट क्या होगा? फिफ्थ, मटीरियल प्रिंसिपल। देखो मटीरियल प्रिंसिपल यहां पर हम समझ लेते हैं। देखो मटीरियल क्या होता है? मटीरियल होता है कि जो आपके बिजनेस को ऐसा कोई डिसीजन जो सामने वाले के डिसीजन को इफेक्ट कर सकता है, उसको कहते हैं मटीरियल। सिंपल सी बात, क्या हुआ कि मुझे आप बताना, मेरा जो टोटली बिजनेस 10 लाख रुपए का है, टोटली बिजनेस 10 लाख रुपए का है, उसमें मैंने क्या करा, उसमें मैंने कोई ऐसा खर्चा कर दिया, जैसे मैंने रिपेयर करा लिया अपनी बिल्डिंग को, क्या करा, बिजनेस की बिल्डिंग को रिपेयर कराया 2.5 लाख रुपए में। अब 10 लाख का मेरा छोटा सा बिजनेस है, उसमें मैं 2.5 लाख क्या कर रहा हूँ, खर्चे कर दे रहा हूँ अपने जो प्रीमिसेस है उसको रिपेयर कराने में। तो क्या ये इंपॉर्टेंट है या नहीं है? यस है। मैं आपको बहुत इजी एग्जांपल समझाता हूँ। आप मुझे बताओ, मैं 2 एग्जांपल दूंगा, उसको कंपैरिजन करके बताना। आप गए एक शॉप पर, आपने 5,000 की शॉपिंग करी, ठीक है, 5,000 की शॉपिंग करी आपने, वहां पर उसने आपको 5 रुपए का डिस्काउंट या 10 रुपए का डिस्काउंट दे दिया। क्या ये यहाँ पे मटेरियल है? नहीं। मटेरियल का मतलब क्या ये इंपॉर्टेंस लगता है? 5-10 रुपए अगर आप 5,000 या 10,000 के ऊपर शॉपिंग कर रहे हो, नहीं, ये मटेरियल नहीं है। अब मैं दूसरा एग्जांपल देता हूं। अब आप लेने गए, आप किसी शॉप पर गए, आपने 50 रुपए का कोई सामान खरीदा, अब वो आपको दे रहा है 10 रुपए का डिस्काउंट या 5 रुपए का डिस्काउंट देता है। अब ये यहाँ पर मटेरियल हो जाता है। अब ये आपके डिसीजन को इफेक्ट कर सकता है। तो मटेरियल प्रिंसिपल यही बताता है कि जो भी मटेरियल, ऐसे मटेरियल इंफॉर्मेशन जो आपके डिसीजन को चेंज कर सकते हैं, उसको आपको क्या करना पड़ेगा? डिस्क्लोज करना पड़ेगा। जैसे मैंने बताया, यहाँ पे 5-10 रुपए मेरे डिसीजन को इफेक्ट कर सकते हैं, वहां पर 5,000 रुपए 5-10 रुपए मेरे को इफेक्ट नहीं कर सकते हैं। तो हम बोलेंगे अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल, an item disclose, an item is disclosed, an item should be disclosed if should be disclosed if it is material and influence the decision of user। मतलब an item should be disclosed if it is material and influence the decision of user। मतलब ऐसा कोई भी डिसीजन जो बिजनेस के लिए मटेरियल है, इंपॉर्टेंट, जिससे यूजर का क्या हो सकता है, डिसीजन चेंज हो सकता है। और हमने फर्स्ट क्लास में यूजर्स पढ़ लिए थे, 2 टाइप के थे, इंटरनल एक्सटर्नल। इंटरनल में मैनेजमेंट, ऑनर, और अदर में गवर्नमेंट, क्रेडिटर, ये सारे क्या थे? तो डिसीजन कोई भी ऐसे इफेक्ट जिससे जैसे आप बताओ, मैं किसी से सामान खरीदना चाहता हूँ उधार, बट मेरा ऑलरेडी बाहर, मैंने क्रेडिट पे सामान किसी और से पहले खरीदा था, उनसे मेरा 10 लाख रुपए का या 20 लाख रुपए का उधार माल ऑलरेडी है। अब मैं किसी न्यू पर्सन से उधार लेना चाहता हूं, तो मुझे बताना पड़ेगा ऑलरेडी कि मेरा इनसे इतना उधार है, क्योंकि अगर मैं ये सामने वाले को बताऊंगा तो हो सकता है सामने वाला मुझे मना कर दे, अगर मेरी रेपुटेशन अच्छी नहीं होगी। तो आई होप आप समझ रहे हो। सो हम अपने नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ेंगे। हमारा लास्ट पॉइंट है, सॉरी हमारा लास्ट नहीं, हमारा 6th पॉइंट है, मटेरियल प्रिंसिपल हो गया,
अब चलो मैं इसका एग्जांपल बता दूं। जैसे एग्जांपल क्या होगा हमारे पास, अमाउंट स्पेंड ऑन रिपेयर ऑफ बिल्डिंग ऑफ रुपीज 3 लाख is material for a business having turnover rupees 10 लाख। अगर किसी बिजनेस का 10 लाख का टर्नओवर है और वो 3 लाख रुपए अपनी बिजनेस बिल्डिंग को रिपेयर करने में लगा रहा है, ये क्या कर रहे हो भैया? मतलब 10 लाख के बिजनेस को 3 लाख की रिपेयर कर दोगे? छोटे से बिजनेस आप फालतू खर्चा ज्यादा कर रहे हो? नहीं। तो ये किसी भी बिजनेस को इफेक्ट कर सकता है, यूजर्स के डिसीजन को। तो ये आपको डिस्क्लोज करना पड़ेगा, आपको अपने अकाउंट में बताना पड़ेगा। सो हम अपने नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। अब हमारा जो 5th पॉइंट हो गया, अब हमारा 6th पॉइंट की तरफ आते हैं। हमारा 6th पॉइंट है प्रूडेंस। प्रूडेंस या कंजर्वेटिज्म, कंजर्वेटिज्म प्रिंसिपल। ये प्रिंसिपल आपको ये बताता है कि आपके जितने भी खर्चे हैं, आपके जितने भी फ्यूचर में होने वाले खर्चे हैं, आप उनको आज ही अपना खर्चा मान लो, बट आपकी जो फ्यूचर में होने वाली इनकम है उनको आप रिकॉर्ड नहीं करोगे। एक्चुअली ये बेस्ट ये होता है ना कि मैं अपना बेस्ट रिस्क को क्या करके चलो कम करके चलो। जैसे मैं समझाता हूँ, आपने फ्यूचर के खर्चे होने वाले हुए नहीं है, होने वाला पहले खर्चा मान लिया, तो जब वो एक्चुअल में होंगे तो आपको पता था मैंने भाई पहले खर्चा मान लिया है, तो अब आपको कोई एक्स्ट्रा बर्डन नहीं करना पड़ेगा। बट आपके पास अगर मैं बात करूँ इनकम, अब आपकी इनकम फ्यूचर में होने वाली थी, हुई नहीं, हो गई तो चलो अच्छा है, नहीं तो अब ये गलत हो जाएगा। जैसे मैं आपको एक और एग्जाम्पल देता हूँ। जैसे आपको पापा कोई प्रॉमिस करते हैं कि मैं आपको गिफ्ट दूंगा, कुछ बैग दूंगा, बॉल दूंगा, आपके लिए बैग ला के दूंगा, बट वो नहीं देते हैं, तो आपको इससे क्या होता है, यार नहीं दिया, प्रॉब्लम हो जाती है। ऐसे अकाउंटिंग में खर्चे अगर फ्यूचर में होने वाले हैं, आप उनको आज रिकॉर्ड कर लो, नहीं हुए तो रिवर्स कर देंगे, अगर हो गए तो ठीक ही चल रहा है। सो अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल प्रोवाइड या अकाउंटेंट या record all anticipated expenses and losses, but do not account income and profit। सिंपल ये पीरियड है 1/4/23/24। मान लो यहां पर आपने क्या करे, आपको एक अंदाजा हो गया, मान लो आपने सेल करी है, क्रेडिट सेल 1 लाख की, आपको डाउट है इन सेल में से आपके पास 5,000 के ऐसे डेटर हैं, 5,000 के ऐसे डेटर हैं जो कि आपको पैसा नहीं देने वाले, आपको पैसा नहीं देने वाले। तो इसको आप पहले अपने खर्चे में डाल दोगे कि ये खर्चा हमारा है, इस नाम से प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, या आगे पढ़ोगे, ठीक है, हम आगे देखेंगे क्या होता है प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। मतलब ऐसे खर्चे जो हुए नहीं आपके, बट आपको डाउट है कि 5,000 के पैसे नहीं मिलने वाले, कम चांसेस इनके मिलने के, तो अभी हुए तो नहीं है, बट जब एक्चुअल में नहीं पेमेंट होगी तब हम इनको रिकॉर्ड कर देंगे। सो अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट पड़ता है 7, जो कि है हमारे पास कॉस्ट कंसेप्ट। क्या है? कॉस्ट कॉन्सेप्ट। मतलब सिंपल क्या कहता है, अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करेंगे, ट्रांजैक्शन आर रिकॉर्डेड एट कॉस्ट या प्राइस पेड। मतलब सिंपल, बहुत सिंपल।
आपको जो अपने कॉस्ट को रिकॉर्ड करना है, जैसे आपने मान लो कोई मशीन खरीदी है, आपने मशीन खरीदी, आपने 1/4/2023 को एक मशीन खरीदी जिसकी वैल्यू थी 2 लाख रुपए। अब आपको पता है हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हैं साल के एंड में, हम बनाते हैं साल के एंड में, यहां पर बनाते हैं अपने अकाउंटिंग, फाइनेंशियल अकाउंटिंग हम कहां बनाते हैं, साल के एंड में। साल के एंड में इस मशीन की वैल्यू थी 1 लाख, इसकी हो सकती है कि हो जाए, इस मशीन की वैल्यू हो जाए कम में 180 में हो जाए, या हो जाए 250 में हो जाए, हो सकता है इसकी वैल्यू बढ़ जाए। तो हमें इसको किस में रिकॉर्ड करना है, हमें इसको रिकॉर्ड करना है इसकी किस में, जितना हमने इसको, जिस प्राइस पर हमने इसको खरीदा था या जो इसकी एक्चुअल ओरिजिनल कॉस्ट थी, उस पर हमें इसको फाइनेंशियल अकाउंटिंग में रिकॉर्ड करना है। सो अब हमारे पास नेक्स्ट पॉइंट हमारा आता है जो कि 8 पॉइंट है, वो क्या हमारा मैचिंग कॉन्सेप्ट। मैचिंग कॉन्सेप्ट, ये कॉन्सेप्ट हमें ये कहता है एक्सपेंसेस incurred to earn the revenue should be recognized in the year in which income is recognized। मतलब अगर आपको सही प्रॉफिट चाहिए, सही मायने में अगर आपको राइट प्रॉफिट चाहिए, बिल्कुल करेक्ट प्रॉफिट चाहिए, तो अगर 1 अप्रैल 2023 अगर आपने इस साल के इनकम को लिया है, आपने इस साल के इनकम को, मान लो आपकी इस साल की इनकम है 50 लाख रुपए, तो आपको इसी साल के क्या लेने होंगे, खर्चे भी आपको इसी साल के लेने होंगे। फॉर एग्जाम्पल आपके खर्चे हो गए 30 लाख के, तो करेक्ट प्रॉफिट क्या आ गया आपका 20 लाख रुपए। मतलब मैचिंग कॉन्सेप्ट होता है, जिस ईयर के आपने इनकम ली है उसी ईयर के खर्चे भी लेने, अगर आपको सही करेक्ट प्रॉफिट चाहिए, कहता है मैचिंग कॉन्सेप्ट। जिस पीरियड के इनकम होंगे उसी पीरियड के एक्सपेंसेस भी होने चाहिए, उसी पीरियड में मैच करने चाहिए। तो ये कॉन्सेप्ट आपका क्या होगा, मैचिंग कॉन्सेप्ट। 9th आपका हो गया डुअल एक्सपेक्ट प्रिंसिपल। ये प्रिंसिपल आपका सिंपल कहता है कि आपको क्या करना है, जो ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होगी वो 2 साइडेड रिकॉर्ड होगी, डेबिट साइड क्रेडिट साइड। मतलब एवरी ट्रांजैक्शन entered into has 2 aspects, debit and credit of equal amount। जैसे मैं आपको बताऊं, आपने क्या बोला, परचेज मशीनरी ऑन कैश ऑफ ₹10। आपने मशीन खरीदी, तो इसका एक डेबिट रिकॉर्ड होगा, एक क्रेडिट। कैसे, आपने मशीन खरीदी तो मशीन आपके बिजनेस में क्या हुई, आई इन, और कैश आपके पास से क्या हुआ, गया। तो मशीनरी 10 लाख आई और 10 लाख हमारे बिजनेस से पैसा चला गया, इसको ये होगा डेबिट मशीनरी अकाउंट। इसको हम कहेंगे, ये क्वेश्चन था, हम कहेंगे मशीनरी अकाउंट डेबिट कैश अकाउंट, एसी का मतलब अकाउंट, क्रेडिट 10 लाख। मतलब ये इसी प्रिंसिपल के बेस है, एवरी ट्रांजैक्शन एंटर्ड इनटू हैज 2 एस्पेक्ट, डेबिट एंड क्रेडिट ऑफ इक्वल अमाउंट। मींस परचेज करते हैं आप मशीनरी, तो एक डेबिट क्या हुआ, मशीन आई है बिजनेस के अंदर, मशीन डेबिट हुई है, पैसा गया, तो पैसा बिजनेस से क्या हुआ है, क्रेडिट। अब हमारे पास हमारा 10th पॉइंट है रिवेन्यू रिकॉग्निशन कॉन्सेप्ट। ये मैं बता देता हूं, रिवेन्यू
is recognized when the right to receive is established। बहुत आसान से देखो क्या हुआ, मैं आपको इसको एग्जांपल से समझाता हूं। रेवेन्यू रिकॉग्नाइज प्रिंसिपल क्या होता है, व्हेन द राइट टू रिसीव इज एस्टैब्लिश्ड। मींस क्या हुआ, ये पीरियड आपके बिजनेस का, ये क्या है, पीरियड है। मान लो आपने 1/4/2023 से लेकर 31/3/2024 का पीरियड है। देखो आपने क्या करा, सॉरी ये मान लेते हैं ये दो पीरियड है, 31/3/24, 31/3/25, मतलब एक साल पीरियड है, दूसरा साल पीरियड है। आपने क्या करा, आपने सेल यहां पर करी, यहां पर मतलब 1 जनवरी 24 में करी, 1 जनवरी 24 में करी, बट उसकी जो आपको पेमेंट मिली वो मिली आपको 1 मई 2024 में। देखो 1 मई 2024 आपका इस पीरियड में आया, बट आपने सेल किसमें करी, इसमें 1 जनवरी 2024 में। तो कह रहा है आपको किस पीरियड में इसको रिवेन्यू माना जाएगा, तो हम बोलेंगे जिस पीरियड में एंटर हुई है, जिस पीरियड में आपको पैसे लेने का राइट एस्टैब्लिश हो गया ना, हक, जिस पीरियड में आपको पैसे लेने का हक जनरेट हो गया, क्रिएट हो गया, उस पीरियड की इनकम को मानेंगे। मतलब हमारा हक हमने यहां सेल करिया है, तो इस पीरियड में हमारा हक जनरेट हो गया, तो इस पीरियड का ये रिवेन्यू माना जाएगा। रिवेन्यू मतलब उस पीरियड की क्या मानी जाएगी, आय मानी जाएगी। ठीक है, ओके। सो अब हम अपना लास्ट करके खत्म करते हैं। हमारा लास्ट होने वाला है वेरिफिएबल ऑब्जेक्टिव, वेरिफिएबल ऑब्जेक्टिव कॉन्सेप्ट या प्रिंसिपल। ठीक, ये प्रिंसिपल कहता है ट्रांजैक्शन जो भी रिकॉर्ड होगी, ट्रांजैक्शन आर रिकॉर्डेड ऑन द बेसिस ऑफ एविडेंस। मतलब वेरिफिकेशन होनी चाहिए आपकी कोई भी ट्रांजैक्शन। भाई आप कैसे प्रूफ मान लें कि ये सही है या गलत है, कैसे उसको कुछ तो प्रूफ होगा कि आपका ठीक है। तो ये कह रहा है कि आपकी जो भी ट्रांजैक्शन होंगी वो किस पर बेस होगी, एविडेंस पे। आप बताओ आपने कोई चीज परचेज करा हुआ, तो क्या परचेज बिल होगा, इनवॉइस बिल होगा, यस इसका इनवॉइस बिल होगा। तो उसके बेस पर आपको रिकॉर्डिंग करना है। आप जो भी ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करोगे सबका क्या होना चाहिए, एविडेंस होना चाहिए कि ये हुआ था। जैसे आपने कोई भी मशीन खरीदी, अब मशीन खरीदोगे तो जो आप मेरे को मशीन बेच रहा हो आपको बकायदा बिल देगा। तो वो बिल क्या है, एक तरीके से वो एक बिल क्या है आपके लिए, एक एविडेंस है। तो वेरिफिएबल ऑब्जेक्टिव कॉन्सेप्ट यही कहता है कि जितनी भी ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होगी उनका सबका एविडेंस होना चाहिए। यहाँ हम अपने अकाउंटिंग प्रिंसिपल को या कन्वेंशंस को फिनिश करते हैं और एक एक बार रिवाइज करते हैं हमने कौन कौन से पढ़े। सबसे पहला पढ़ा हमने सेपरेट एंटिटी या अकाउंटिंग एंटिटी या सेपरेट लीगल एंटिटी। दूसरा हमने कौन सा पढ़ा था, मनी